हम रूल नंबर 37 ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 का अनुसार हम 2 साल उसको डीम्ड डेपुटेशन में रखेंगे। वो तो आप बोल रहा है, लेकिन आप कौन सा रूल उधर लिखा है सीसीएस पेंशन रूल 1972, उस कानून का शुरुआत में क्या लिखा है वो तो वेबसाइट में है, गूगल में जाइए आपको मिलेगा। उसका प्रियम्बल बोलता है अंग्रेजी में शुरुआत। कोई भी कानून में एक शुरुआत होता है, ये किसके लिए ये कानून बनाया, उसमें क्या लिखा है प्रियम्बल में, दिस रूल मतलब सीसीएस पेंशन रूल 1972 is applicable only to the government employees who are recruited up to 31/12/2003। ये कानून किसको लागू होता है, दिसंबर 31 2003 तक कौन केंद्र सरकार का सर्विस में आया उनके लिए ये रूल लागू होगा। सो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का पिटीशन है, उसमें कॉमरेड पाठक और श्री कुमार पाठी है। हम दोनों वकालत साइन करके आप लोग के लिए केस फाइल किया। उस केस में हमारा पॉइंट है, आप बोल रहा है 37A का अनुसार आप हमको डीम्ड डेपुटेशन में भेज रहा है, लेकिन वही कानून का ऊपर लिखा है वो कानून हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें एमपीएस वाला है। सो हमारा ये 60% कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, उनको आप इस कानून का अनुसार इस रूल को दुष्प्रयोग करके आप इनको डीम्ड डेपुटेशन में नहीं रख सकता है। ये पॉइंट दूसरा कोई नहीं बोला। आज सब लोग क्लेम कर सकता है हमने 37A को पॉइंट आउट किया, हमने 37A को पॉइंट आउट किया। Nobody has pointed out, it is only the All India Defence Employees Federation। ADF ने इसको पॉइंट आउट किया। उसका बाद ही IOFS ऑफिसर सभी लोग चिट्ठी लिखना शुरू किया। ये तो ठीक है, वो तो 37A हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, उस कानून में हमको कैसे डेपुटेशन में भेज सकता है। इसीलिए IOFS ऑफिसर को 2004 का बाद वो नौकरी में आया, उन लोगों ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया हमारा पिटीशन में ये सब डालने के बाद। अभी कोर्ट केस भी फाइल किया जबलपुर में, लेकिन उसका पहले ही है कि अपना कोर्ट केस है मद्रास हाई कोर्ट में। इसलिए साथियों, वास्तविक चुनाव के लिए यह प्रचार नहीं होना चाहिए। क्या सच्चाई है कोई, वो तो हम फाइट कर रहा है, हम तो ऑलरेडी फाइटिंग में है। हम तो मद्रास हाई कोर्ट में ये बोल के रखा है, हम ये भी बोल के रखा है, उसके बाद में क्यों बाकी अभी हम बोलने के बाद फिर वो भी एक नोटिस आएगा। हम ये भी चैलेंज किया, सरकार का फंडामेंटल रूल क्या है, श्री कुमार को डीम्ड डेपुटेशन में भेज दिया। डीम्ड डेपुटेशन का मतलब टेम्पररी, अभी भी आपको टेम्पररी में रखा ना 2 साल के लिए, लेकिन उसमें सरकार ने एक मेजर गलती किया। डीम्ड डेपुटेशन में फॉरेन सर्विस में भेजने का समय हमारा तो पेरेंट डिपार्टमेंट होता है ना, उस पेरेंट डिपार्टमेंट में हमको लीन होता है, LIEN लीन बोलता है। लीन का मतलब क्या है, सिंपली आपको हम एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी एक कुर्सी में हम बैठा था, हमको ये कुर्सी इधर डाल के रखा है, ये श्री कुमार के लिए ये कुर्सी है, हमने उधर बैठा था। अभी हमको बोला आप भाषण करना है, हम उधर से आके इधर भाषण करना है। अभी हम इधर डीम्ड डेपुटेशन में है, लेकिन हमारा कुर्सी तो उधर ही है ना। अब भाषण खत्म होने के बाद हम क्या करेगा, वापस आके उधर बैठेंगे। उसका मतलब क्या है, हम तो डेपुटेशन में है, मान लिया हमको इच्छा नहीं है, हम इस कंपनी में काम नहीं करेगा, वेहिकल फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, हमको वापस कर सकता है। उस कुर्सी हमारे लिए है, उसको लीन बोलता है। The employee who is deputed on deemed deputation, he will have a lien on his parent department। उसका मतलब यह है, हमको इच्छा नहीं, हम वापस जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चेयरमैन सोचता है
श्री कुमार का सर्विस हमारे लिए जरूरत है, हम वापस जा सकता है। अब जीएम लेवल पर वेहिकल फैक्ट्री पूछता है ये श्री कुमार लायक नहीं है काम के लिए, हमको नहीं चाहिए, हम उनको वापस भेज रहा हूं। ये तीनों के लिए वो लीन है, वो कुर्सी उसलिए रखा है। लेकिन हमने कोर्ट में जज के सामने ये सवाल रखा है, साहब ये तो नियम है, डेपुटेशन ने हमको दे दिया, तो हमारा लीन होना चाहिए उधर, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही नहीं है, हमको तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही भर्ती किया, अब बोर्ड ही खत्म हो गया, तो हमारा लीन किधर, हम वापस किधर जाएंगे? फंस गया सरकार। अभी उसको क्या जवाब देगा सरकार? ऐसा जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिसॉल्व किया, लेकिन सरकार को डिसॉल्व नहीं किया। सरकार को परमानेंट है, सरकार को रहेगा, इनको नहीं चाहिए तो वो सरकार में वापस आएगा। यही उसको पकड़ा। नॉट ओनली दैट, आपको यह भी समझ में आना चाहिए, एआईडीएफ कोर्ट में जाने के वजह अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वकालत दाखिल किया। उनका काउंटर एफिडेविट में क्लियर लिखा है, हम एक भी कर्मचारी को जबरदस्ती कॉर्पोरेशन का कर्मचारी नहीं बनेगा। श्री कुमार का भाषण नहीं, हम उनको ऑप्शन देगा, हम उनको ऑप्शन, हाँ उनका इच्छा है कॉर्पोरेशन में जाने के लिए, वो जाएगा, अब नहीं जाए तो नहीं जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। एआईडीएफ का प्रयास, एआईडीएफ का कोर्ट केस की वजह से अभी इतना इश्यू आपके सामने क्लियर हो चुका है। अभी आगे क्या करना है? तो इतना होने के बाद, ये सब होने के बाद अभी सरकार क्या कर रहा है? आईएनएडब्ल्यूएफ ने और एक चिट्ठी दे दिया, साहब हमको पैकेज दे दो, हमारा मेंबर पूरा कॉर्पोरेशन में जाने का इच्छा में है, आप हमको पैकेज बना के दे दो। अब सरकार क्या किया? आईएनडब्ल्यूएफ का चिट्ठी मिला, तुरंत 7 कंपनी का कॉर्पोरेट सीएमडी को बुलाया, उनको मिला के एक मीटिंग किया। मीटिंग में क्या बोला? देखो बाबा, अभी 7 महीने हो गया, अभी आपको पैकेज बनाना पड़ेगा। एक फेडरेशन ने डिमांड भी किया पैकेज हमको दो करके, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी पैकेज बनाओ। अभी उन लोग पैकेज बना रहा है, हम लोग से कुछ बात नहीं किया, लेकिन उन लोग बना रहा है, खबर है। एक कॉर्पोरेशन ऐसा प्रपोजल बना रहा है, आप कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेगा। एक कॉर्पोरेशन बन रहा है, आपको कॉर्पोरेशन में आएगा तो आपको 1 प्रमोशन मिलेगा। दूसरा कॉर्पोरेशन क्या सोच रहा है? इनका आपस में डिविजन करो, उनको बोलो बाबा आज पीस वर्कर को पीस वर्क मिलता है, मेंटेनेंस वर्कर को इंसेंटिव मिलता है, एग्जामिनर को कोई इंसेंटिव नहीं है, आप कॉर्पोरेशन में आएगा तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। चार्जमैन को बोलो आज आपको इंसेंटिव ना, कॉर्पोरेशन में आओ आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ऐसा इन लोग कॉमरेड्स अलग अलग तरीके से इन लोग पैकेज बनाने का चक्कर में है। अभी क्या करेगा? अभी आपका सामने ऑप्शन आएगा, आपको एक चिट्ठी देगा, ये पैकेज बनाया कॉर्पोरेशन, आप कॉर्पोरेशन में आना चाहता है तो ऑप्शन लिख के दे। तो क्या करना आपको? इसीलिए साथियों, सरकार ने खुद हाईकोर्ट में लिख के दे दिया, हम किसी वर्कर को भी जबरदस्ती कॉर्पोरेशन में नहीं डालेंगे। तो हम लोगों ने खुद आपस में बात की, आईएनटीयूसी तो आउट हो गया, उनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं किया आईओएफएस ऑफिसर एसोसिएशन भी आ गया। उन लोग हमको बोला आप लोग कुछ निर्णय ले लो, हम आपका साथ है, हमारा एसोसिएशन आपको पूरा सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, लेकिन आप लोग को स्टैंड ले लो। लोग बोला हम लोग का स्टैंड तो क्लियर है, हम तो सरकार कर्मचारी में भर्ती में आया, हम सरकार कर्मचारी से ही रिटायरमेंट में जाएगा ना, उसमें हमारा तो लीगल पोजीशन है,
आप हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी लिखा है 10 साल का बाद, 15 साल का बाद, 25 साल का बाद आपको हम कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा? नहीं लिखा ना। आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का साथ हमारा अग्रीमेंट है। राष्ट्रपति ने बोला हम आपको नौकरी दे रहा हूं, ये कंडीशन है 1 2 3 4 5। उस कंडीशन में किधर भी लिखा है आपको हम कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा। अब लिखता तो हम नहीं आता था। हमारा बहुत दोस्त लोग है चेन्नई में, वो बीएचईएल में काम कर रहा था, वो पब्लिक सेक्टर था, लेकिन बीएचईएल छोड़ के वो आर्मेंट फैक्ट्री में आया। कुछ लोग रेलवे छोड़ के इधर आ गया, कुछ लोग बैंक में काम कर रहा था, वो भी छोड़ के इधर आ गया। लेकिन उस समय मालूम होता था अरे 10 साल के बाद इसको निगमीकरण करेगा, 7 कंपनी करेगा, हम क्यों आएंगे बाबा? तो इसलिए हमने बोला एडीएफ का एकदम क्लियर व्यू है, आई हैव बीन रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। कुछ भी होने हम छोड़ेगा नहीं, कुछ भी होने दो। क्लियर हो गया पोजीशन, आईओएफएस भी आ गया, सभी लोग आ गया। हम लोग ने चिट्ठी लिख के राजनाथ सिंह को भेज दिया, राजनाथ सिंह को भेज दिया हमारा एक भी कर्मचारी कॉर्पोरेशन में नहीं आएंगे। हाँ, आप बोल सकता है हमारा पास पावर है, अधिकार है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, आप वो बिल्डिंग का नाम चेंज कर सकता है। आप एक नेम बोर्ड को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को नीचे उतर के ऊपर आप निगम लिमिटेड का बोर्ड रख सकता है, लेकिन हमारा नाम आप बदल नहीं कर सकता। हमारा स्टेटस बदल करने के लिए आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसलिए आप हमको हमारा रिटायरमेंट तक, आप कोर्ट में भी आश्वासन दिया हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं कंबल करेंगे, पर एक कानून आप इशू करना पड़ेगा। द एम्प्लॉइज हूएवर इज ऑन डीम्ड डेपुटेशन, उनका रिटायरमेंट तक वो सरकार कर्मचारी रहेगा। ये केवल ये जो अकेला नहीं दिया, उसमें आईओएफएस एसोसिएशन का भी दस्तखत। अभी सरकार परेशान में आ गया। अभी सरकार सोच रहा है क्या करेगा। हम 4 तारीख मीटिंग हुआ एडिशनल सेक्रेटरी के सामने। एडिशनल सेक्रेटरी को हम लोगों ने बोल दिया देखो बाबा, आप तो बिल्डिंग का नाम चेंज कर सकता है, निगम लिमिटेड डाल सकता है, वो सब कर सकता है, लेकिन हमारा एक भी कर्मचारी इंक्लूडिंग आईएनयूसी का मेंबर, उनका नेता लोग बोल सकता है पैकेज दे दो, पैकेज दे दो, पैकेज दे दो, लेकिन उनका भी मेंबर कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा क्यों बाबा? हमने उनको पूछा आपको नहीं मालूम क्यों? बीएसएनएल का अनुभव क्या है? 80,000 लोग तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके चले गए। आप बीएसएनएल को मदद नहीं कर रहा है, आप अंबानी का जियो कंपनी को मदद कर रहा है, टाटा को मदद कर रहा है, एयरटेल को मदद कर रहा है, वोडाफोन को मदद कर रहा, आप बीएसएनएल को मदद नहीं कर रहा। आप 4G बीएसएनएल को नहीं दिया, लेकिन अंबानी को दिया, अदानी को दिया। ये क्या तमाशा है? तो बीएसएनएल में 20 तारीख 25 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिल रहा है। 3 महीने 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिल रहा, लेकिन बीएसएनएल को 20 करोड़ कस्टमर है। हमारे एक ही कस्टमर है आर्मी, वो हमको काम नहीं देगा तो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, फिर हमको आप पैकेज किधर से देगा बाबा? नंबर 1। नंबर 2, आप दूसरा एक कंपनी को कॉर्पोरेशन कया मिंट, हमारा तो पैकेट में 500 नोट, 1000 नोट, 2000 नोट है, करेंसी प्रेस, उसको भी हमने कॉर्पोरेशन किया। लेकिन कॉर्पोरेशन करने के बाद तुमने क्या किया? करेंसी नोट प्रिंटिंग करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में 2 प्रेस को आपने लागू किया, एक कलकत्ता में, एक नोएडा में। अभी हमारा मिंट का कर्मचारी स्ट्रगल कर रहा है, फाइट कर रहा है, हमारा वर्कलोड आप प्राइवेट को दे रहा करके, ये भी हमारा सामने अनुभव है। फिर हम कॉर्पोरेशन में क्यों जाएंगे बाबा? लेकिन सरकार को ये मालूम होना चाहिए, इसी सरकार का अंदर
आकाशवाणी था, ऑल इंडिया रेडियो था और दूरदर्शन था, ये दोनों सरकार का ही था। सरकार ने उसको दोनों मर्ज करके क्या बनाया? प्रसार भारती बनाया। उस समय क्या हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन का डायरेक्टर जनरल से लेके उधर का लास्ट कर्मचारी एमटीएस तक उन्होंने आपस में बैठ के तैयार किया, सरकार कुछ भी करने दो लेकिन हम प्रसार भारती का कर्मचारी नहीं बनेगा, हमारा रिटायरमेंट तक हम सरकार कर्मचारी ही रहेगा। उन्होंने डिसाइड किया, कारण उनको मालूम है बीएसएनएल में क्या हो गया, मिंट में क्या हो गया। सो उन्होंने निर्णय लिया। अल्टीमेटली सरकार को पार्लियामेंट में एक बिल पास करना पड़ेगा। आप वेबसाइट में जाइएगा, मेरे सब नौजवान साथी है, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्ट डाउनलोड करिए। प्रसार भारती का कानून है द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन एक्ट लिमिटेड, उसको डाउनलोड करिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें स्पष्ट लिखा है द एम्प्लॉइज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, द एम्प्लॉइज ऑफ दूरदर्शन, इन लोग प्रसार भारती का कर्मचारी होने के बाद भी उनका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी ही रहेगा। सो आप ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन कर्मचारी को उनका रिटायरमेंट तक कॉर्पोरेशन में सरकार कर्मचारी का नाते बैठने के लिए परमिशन देगा, हमको क्यों नहीं देगा? आपको मालूम होना चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया। एडिशनल सेक्रेटरी ने बोला, ऐसा आपका सभी कर्मचारी हमको लिख के देगा तो हमारा काम भी इजी हो जाएगा, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम सीधा जाके राजनाथ सिंह को बताएंगे, साहब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सभी कर्मचारी लिख के दे दिया, उन्होंने कॉर्पोरेशन में ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी क्या करना है? सो राजनाथ सिंह पूछेगा, क्या करना बाबा बताओ? हम बताएंगे साहब उन लोग प्रसार भारती का मॉडल मांग रहा है। तो उन्होंने कुछ तैयार है, आपका ऑप्शन के लिए वो इंतजार कर रहा है। इसीलिए हम अपील करने के लिए आया कॉमरेड्स। बस कमेटी चुनाव एक तरफ है, बस कमेटी चुनाव 2 साल में एक दफा आएगा जाएगा, लेकिन यह आपका जिंदगी का सवाल है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर सर्विस। उसको प्रोटेक्ट करना यह एडीएफ का जिम्मेदारी है। इसलिए कॉमरेड्स, कभी भी आपका हाथ में कोई ऑप्शन का पेपर देगा, आप कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करने के लिए कभी दस्तखत मत करिए कॉमरेड्स, नहीं तो फिर हम सुसाइड करने का बराबर हो जाएगा। परसों एक ऑर्डर आया, आपने देखा ना, सीएसटी कैंटीन के बारे में एडीएफ भी सर्कुलेट किया, व्हाट्सएप में गुमराह वो चिट्ठी क्यों इश्यू किया? अक्टूबर में आपको कॉर्पोरेशन करने के बाद अचानक सरकार ने डिसाइड किया सीएसटी पहले बंद करो, कारण डिफेंस पब्लिक सेक्टर को सीएसटी नहीं मिले, एचएएल को नहीं है, बीडीएल को नहीं है, बीईएल को नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, हमको सब जगह में परिचय है, ऑफिसर है, नेटवर्क है, उन्होंने हमको फोन करके बताया बाबा आपको सीएसटी कैंटीन बंद करने का कुछ चक्कर चल रहा है। फिर हमने दिल्ली गया, सब वो उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह से बातचीत किया, फिर वो बंद कर दिया। लेकिन फिर एक इश्यू आ गया, कारण हमारा लोग इस कार्ड को लेकर मिलिट्री कैंटीन में भी जाता है, स्मार्ट कार्ड है। अब मिलिट्री वाला ने उनको चिट्ठी लिखा, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी आ रहा है, उनका तो कॉर्पोरेशन हो गया, उनको कैंटीन का आइटम देना नहीं देना। सो परसों उन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया। ऑर्डर आप ठीक तरीके से पढ़िए कॉमरेड्स, उसमें क्या लिखा है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेशन हो चुका है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को 2 साल के लिए डेपुटेशन में भेजा है।
इसीलिए उनको डेपुटेशन का पीरियड तक उनको सीएसटी का कैंटीन का मिलेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है अब 2 साल का पहले नहीं तो 2 साल का बाद कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले कैजुअलिटी है सीएसटी कैंटीन का बेनिफिट। हमने रिटायरमेंट तक फाइट करके आपको सीएसटी कैंटीन दिलाया। मनोहर पर्रिकर से जाके बहुत लड़ाई करके रिटायर्ड कर्मचारी को भी सीएसटी बेनिफिट दिलाया। अभी सर्विस में सीएसटी नहीं मिलेगा तो रिटायरमेंट का बाद कैसे मिलेगा? कल एक हम सभी मीटिंग में अभी बोल रहा है, हमको बहुत एक अट्रैक्ट हो गया। एक लड़का ने, हमारा कोई डिफेंस कर्मचारी है, उन्होंने व्हाट्सएप में लिखा, मान लिया हमको कॉर्पोरेशन बोलता है 2000 रुपया आपको महीना में ज्यादा मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। हम इसीलिए नहीं जाएंगे, हम उधर जाएंगे तो हमारा सीएसटी खत्म हो जाएगा। अब सीएसटी कैंटीन में हम माल परचेज कर रहा है, महीने में हमको 3000 रुपया का बेनिफिट मिलता है मार्केट में कंपेयर करने का समय। हम 3000 छोड़ के 2000 के लिए क्यों जाएंगे? हमारे दिमाग में भी उतना नहीं आएगा। बोला आजकल हमारा कर्मचारी इतना होशियार कैसे कैलकुलेशन कर रहा है? तुम्हारा 2000 हमको नहीं चाहिए बाबा, हमको सरकार कर्मचारी में रहेंगे, हमको रिटायरमेंट का बाद भी SC/ST का कार्ड मिलेगा। Not only that, NPS कर्मचारी 60% तो वर्कर NPS कर्मचारी है, व्हीकल फैक्ट्री में ज्यादा NPS कर्मचारी है। AIDF आपके लिए फाइट किया, कारण तब NPS शुरू किया तब ग्रेच्युटी नहीं था, तब फैमिली पेंशन नहीं था, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट भी नहीं था, लेकिन आपने फाइट किया। AIDF के नेतृत्व में आप लोगों ने फाइट किया, उसकी वजह से आपको मिला। सबसे पहले ग्रेच्युटी का ऑर्डर हो गया, उसका बाद फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर हो गया, उसका बाद फिर फैमिली पेंशन का भी ऑर्डर हो गया। आपने फिर फाइट किया, हमको नहीं चाहिए NPS। फिर सरकार ने सरकार का कंट्रीब्यूशन को 14% किया। मतलब धीरे 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 हम लोग कुछ कर रहा है NPS के लिए। अभी और एक अच्छा सिचुएशन आ चुका है। क्या है? अभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक कानून शुरू किया। राजस्थान गवर्नमेंट का परसों अशोक गहलोत का फ्रंट पेज में सभी अखबार में एडवर्टाइजमेंट आ गया, हमारा सरकार विड्रॉ कर रहा है NPS को। NPS कोई लाभ नहीं कर्मचारी के लिए, कर्मचारी को बहुत नुकसान हो रहा है NPS का वजह से। इसीलिए हमारा राजस्थान का गवर्नमेंट NPS को विड्रॉ कर रहा है, हम पुराना पेंशन स्कीम लागू कर रहा है। तो उन्होंने कर दिया। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करने वाला है, पंजाब गवर्नमेंट करने वाला है, झारखंड गवर्नमेंट करने वाला है। अभी तमिलनाडु में कल परसों हमने एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मीटिंग अटेंड किया, उन लोगों ने प्रस्ताव पास किया। स्टालिन को बोल रहा है, स्टालिन साहब आपने आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा है हम पावर में आएगा तो NPS को विड्रॉ करेगा। अभी 1 साल होने वाला है, अभी तक आप विड्रॉ नहीं किया। राजस्थान ने विड्रॉ किया, छत्तीसगढ़ ने विड्रॉ कर रहा है, आपको भी विड्रॉ करना। प्रेशर बिल्डअप हो रहा नहीं हो रहा। वेस्ट बंगाल में तो आपको मालूम है ऑलरेडी तो पुराना पेंशन ही है, तो अभी प्रेशर बिल्डअप हो रहा देश में। लेकिन आपको हमको NPS नहीं चाहिए करके बोलने का अधिकार किधर से मिलेगा? आप जब तक सरकार कर्मचारी है तब आपको अधिकार है हमको NPS नहीं चाहिए करके बोलने के लिए। आप एक दफा कॉर्पोरेशन में ज्वाइन होने के बाद कोई कॉर्पोरेशन में हिंदुस्तान में पेंशन नहीं है, वो भी CCS पेंशन नहीं है। इसमें एक गारंटी है, मिनिमम 9,000 रुपीज पेंशन। अभी DA बढ़ रहा है, 31, 33 DA बढ़ रहा है। DA बढ़ने का समय पेंशनर को भी DA मिलता है, लेकिन NPS पे हमारा खुद अनुभव मालूम है कॉमरेड, हम क्यों NPS के खिलाफ में? सबसे पहले NPS रिटायर हुआ OCF आवड़ी से। एक मैडम है, उसका नाम है पद्मा नायर।
उनका हस्बैंड रविंद्र नायर करके चार्जमन था वो सीए कॉलोनी में, कैंसर में उसका डेथ हो गया। 2003 नवंबर में उसका डेथ हो गया। वो मैडम ने, उनका बच्चा छोटा था, मैडम ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को अप्लाई किया। 2004 फरवरी में उसको नौकरी मिल गया, तो एमपीएस हो गया। 13 साल उन्होंने सर्विस किया, उनका रिटायरमेंट हो गया। किसी को मालूम नहीं है ये एनपीएस कैसे क्लेम करना, किधर जाना है। हमारा यूनियन जनरल मैनेजर डॉक्टर राजीव चक्रवर्ती था, उनसे बहुत झगड़ा किया। आप जनरल मैनेजर है, आपका जिम्मेदारी है इनको पेंशन दिलाना। फिर उन्होंने एक जेडब्ल्यूएम को डेपुटेशन में भेजा बॉम्बे में, पीएफआरडीए का दफ्तर में। वो आदमी 15 दिन उधर बैठ के पेंशन प्रोसेस करके हमको फोन किया बॉम्बे से, श्री कुमार जी पद्मा नायर का पेंशन हमने कर दिया, हिंदुस्तान का सबसे पहले एनपीएस पेंशन। हमने पूछा कितना पेंशन मिल रहा उस मैडम को? वो बहुत दुख का विषय है साहब। क्यों? 950 रुपया। कितना? 1000 भी नहीं है। ईपीएफ में मिनिमम पेंशन मिलता है 1000, लेकिन इसमें 950। वो मैडम को अभी अपने एक हफ्ते का पहले मिला। आज भी 6-7 साल हो चुका है उनका रिटायरमेंट का बाद, आज भी वही 950 रुपया उसको मिलता है। ऐसा पेंशन को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे कामरेड? ऐसा पेंशन हमको नहीं चाहिए। लेकिन नहीं चाहिए, उसके लिए लड़ाई करने के लिए आपको सरकार कर्मचारी में रहना बहुत जरूरी है। आपको रहना पड़ेगा साथी। कोई भी कुछ भी प्रचार करने दो, कोई भी पैकेज आने दो, हमको नहीं चाहिए। चुनाव जीतने का चांस है। एक स्टेट गवर्नमेंट इसको विड्रॉ करेगा, नरेंद्र मोदी सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको भी एनपीएस को विड्रॉ करना पड़ेगा। हम छोड़ेंगे नहीं। हम रह गए पोस्टल, सभी बाकी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन सबको इकट्ठा करके एक मंच में लेके आके इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए आपका मदद चाहिए ना। यू हैव टू सपोर्ट अस। बिना आपका सपोर्ट, बिना आपका मदद, हम इस बैटल को कैसे विक्टोरियस में हम बाहर आएंगे? इसको विक्ट्री हमको मिलना चाहिए ना। वो विक्ट्री कैसे मिलेगा? मिलेगा तब आप हमारा साथ है। आप एआईडीएफ का साथ है तो हम इसको एक इश्यू लेके फाइट करके, अभी कैसे कोर्ट में सरकार को फंसाया? सरकार को फंसाया नहीं फंसाया? सरकार ने खुद बोला हम जबरदस्ती किसी को कॉर्पोरेशन में नहीं डालेंगे। हमने पॉइंट आउट किया 37 है हमारे लिए लागू नहीं है, फिर आप उस कानून में हमको उधर कैसे दे देंगे? फिर हमको पुराना पेंशन दे दो। तो ये सब इश्यू आज कोई भी कुछ भी बोल सकता है। एक दफा नोटिस आने के बाद उसका फोटोकॉपी बना के पूरा दुनिया में सर्कुलेट कर सकता है। लेकिन सबसे पहले उसका ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ही इस 37A को पॉइंट आउट किया। दूसरा किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता है। इसलिए साथियों, आप ये सब सोचना पड़ेगा। अभी चुनाव, बस कमेटी का चुनाव है, किसको वोट डालना है? गद्दार को वोट नहीं डाल सकता है, गद्दार को तो वोट नहीं डाल सकता। हमारा जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया, उसको क्या बेनिफिट मिला हम लोग को क्या मालूम? तो उसको क्यों वोट डालेंगे? उसको भी नहीं डालेंगे। अभी तो मोर्चा बनाया, क्या कोई प्रिंसिपल है? मोर्चा कैसे बनता है? कुछ प्रिंसिपल का ऊपर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है। सीट को बंटवारा करने के लिए एक मंच बनाए। हाँ ठीक है, आप 3 सीट, आप 4 सीट, आप 2 सीट, वो सीट बंटवारा करने के लिए एक मंच बनाया। लेकिन आप तो अकेला लड़ाई कर रहा है। आप लाल झंडा हाथ में रखे, दुनिया का वर्किंग क्लास के झंडे को हाथ में रखे, आप नरेंद्र मोदी सरकार का नीति का खिलाफ में लड़ाई में है। आप इनके खिलाफ में थोड़ी लड़ाई में, आप इनके खिलाफ में लड़ाई में नहीं है, आप इस सरकार का नीति के खिलाफ में लड़ाई में है, संघर्ष में है कॉमरेड्स। इसीलिए हम लोग की जिम्मेदारी है ना, 10 का 10 वोट स्टार में डालना हमारा जिम्मेदारी है। पैनल वोट आना चाहिए,
ये वोट भी क्रॉस वोट नहीं होना चाहिए, सिंगल वोट में किसी को नहीं डालना है। 10 का 10 वोट स्टार का सिंबल में ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कांग्रेस जबलपुर एआईडीएफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग बेस है। खमारिया में तो एआईडीएफ ही है, ग्रे एंड फाउंड्री में एआईडीएफ है, जीसीएम में अभी चुनाव हुआ एआईडीएफ है, इधर भी चुनाव हुआ तो आप ही है। अभी का चुनाव में भी एआईडीएफ को वापस आना पड़ेगा इस आंदोलन को आगे लेके चलने के लिए। वर्ष कमेटी चुनाव केवल हमारा यूनियन का 10 कांग्रेस को पद देने के लिए नहीं। कांग्रेस वो तो ठीक है, एक आइडेंटिटी है, लेकिन आपको मालूम है हम इधर गेट मीटिंग कर रहा है, इधर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटी का ऑफिसर है, आपको मालूम नहीं है वो कौन है। अभी हम कल एयरपोर्ट में आया, हमको रिसीव करने के लिए 200 कांग्रेस आया एयरपोर्ट में। आधा घंटे के बाद अमित शाह के पास पहुंच गया मैसेज। एक नेता आया जबलपुर एयरपोर्ट में, उसको रिसीव करने के लिए 200 लोग आया लाल झंडा लेके। वो उसका नाम है श्री कुमार। वो कौन है? एआईडीएफ का जनरल सेक्रेटरी। ये किसी लिए जबलपुर में आया, बेड़ाघाट जाने के लिए नहीं आया, वर्कर को मिलने के लिए आया, वर्कर को संबोधित करने के लिए आया। वर्कर को बोला आप रिटायरमेंट का समय तक सरकार कर्मचारी रहना पड़ेगा करके। अभी इस गेट मीटिंग में भी वो आईटी का ऑफिसर है। कारण हमको कितना मीटिंग अटेंड करता पूरा हिंदुस्तान में, हमको मालूम है। हमारा सभी मीटिंग में आईटी का ऑफिसर रहता है। वही ऑफिसर बाद में हमको फोन करके पूछता है आपने ऐसा ऐसा बोला, वो थोड़ा हमको क्लैरिफाई कर। मुझे आपको कैसे मालूम हो ऐसा ऐसा भाषण किया? अरे साहब वो सब आप मत पूछो, लेकिन इसका हमको क्लैरिटी नहीं है, आपने ऐसा ऐसा बोला, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। फिर हम लोग क्लैरिफाई करता है। इसीलिए हम आपको अपील करना चाहता हूं, ये केवल वर्ष कमेटी चुनाव का लड़ाई नहीं है, ये कॉर्पोरेशन के खिलाफ में लड़ाई, एनपीएस के खिलाफ में लड़ाई, एचआर के खिलाफ में लड़ाई। वो मालूम होना चाहिए नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर का कर्मचारी तो एआईडीएफ ने कॉर्पोरेशन के खिलाफ में, एनपीएस के खिलाफ में, एचआर के खिलाफ में तो संघर्ष में है, लड़ाई में है। बीएसए का 100% वर्कर स्टार को वोट डाला, एआईडीएफ को वोट डाला, उन्हीं का 10 कैंडिडेट जीते हैं। ये मैसेज जाना पड़ेगा सरकार को। इसलिए साथियों हम आपको दोबारा अपील कर रहा हूं, कोई भी कागज आपको देगा हाथ में मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें किधर भी दस्तखत मत करिए बिना फेडरेशन का, यूनियन का डायरेक्शन। दस्तखत करेगा तो सरकार कर्मचारी में रहेगा करके दस्तखत करना है कांग्रेस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वो आप करिए। उसके लिए एआईडीएफ का ये बहुत बड़ा आंदोलन को मजबूत करने के लिए एआईडीएफ का अफिलिएटेड यूनियन है व्हीकल फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, उस यूनियन का सिंबल है स्टार सिंबल। उस स्टार सिंबल में आप 10 का 10 वोट डाल के इनको 10 कैंडिडेट को चुनाव में इलेक्ट करिए। वो ताकत आप हमको दे रहा है ना, यू आर गिविंग अस दैट स्ट्रेंथ। वो ताकत लेके मोदी सरकार के खिलाफ में आपका फैक्ट्री का सुरक्षा के लिए, आपका सर्विस का सुरक्षा के लिए, आपका पेंशन का सुरक्षा के लिए हम लोग मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। इतना आश्वासन देके आप सबको लाख सलाम, धन्यवाद कांग्रेस।